रेट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं हूं सुनील चौधरी। आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर रेट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने के लिए मनोविज्ञान के वीडियो रात को 8 बजे अपलोड किए जाते हैं और उसी क्रम में मित्रों आज का हमारा टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, रात को 8 बजे मनोविज्ञान की वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो ज़रूर देखना आप और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ और अच्छा करना। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। मित्रों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और तत्व। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और यह बहुत से तत्वों से प्रभावित होता है, जो इस प्रकार है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं अधिगम से प्रभावित करने वाले कुछ कारक और तत्वों को भी शामिल कर रहा हूँ प्रश्नों के अलावा। तो ध्यान से समझना कि अधिगम प्रक्रिया जो एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और ये बहुत से तत्वों से प्रभावित होती है। वो कौन कौन से तत्व हैं, देखते हैं उनके बारे में। मित्रों, हमारा पहला तत्व है सीखने की इच्छा। कि बालकों में किसी बात को सीखने की प्रबल इच्छा होती है तो वह उसे अति शीघ्र सीखता है, तथा जिस विशेष सामग्री को सीखने की इच्छा नहीं होती है उसको सीखने में वो कठिनाई महसूस करता है। इसका मतलब साथियों क्या होगा कि कोई भी बालक है, किसी बात को सीखने के लिए उसकी इच्छा यदि प्रबल होगी, वो सीखना चाह रहा है तो वो उसको बहुत जल्दी सीख लेगा। परंतु यदि उस विषय वस्तु को सीखने की उसकी इच्छा नहीं होती है तो वो उस विषय को सीखने में कठिनाई अनुभव करेगा, वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। इसलिए अध्यापक को बालकों को पढ़ाते समय रुचि और जिज्ञासा जागृत करना चाहिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं मित्रों कि कई बार ऐसा होता है कि कोई अध्यापक खुद कितना भी अच्छा पढ़ा ले, परंतु वो प्रत्येक बच्चे को नहीं समझा पाता है। कि कुछ बच्चों के अंदर तो पढ़ने की रुचि होती है जो बहुत आसानी से सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे जिनके अंदर पढ़ने की रुचि नहीं होती है, वो कितना भी अच्छा टॉपिक पढ़ा ले वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों, ये होता है सीखने की इच्छा का महत्व। हमारा अगला पॉइंट है प्रेरणा। प्रेरणा किस प्रकार कार्य करती है, अधिगम को प्रभावित करती है? कि प्रेरणा एक आंतरिक कारक है और सीखने में प्रेरणा का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रेरणा, प्रशंसा, प्रोत्साहन और प्रतिद्वंदिता से बालक के सीखने में तेजी और मजबूती आ जाती है। यानी कि साथियों, जो प्रेरणा है वो एक आंतरिक कारक है, स्वयं अंदर से भी उत्पन्न हो सकती है और अपन बाहर से भी प्रेरणा दे सकते हैं। सीखने में प्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कि प्रेरणा है जो अपन प्रशंसा के द्वारा भी दे सकते हैं, प्रोत्साहन के द्वारा भी दे सकते हैं, और प्रतिद्वंदिता यानी कि दो मित्रों के बीच में प्रतिद्वंदिता है कि मैं तेरे से ज़्यादा नंबर लाऊंगा, या दूसरा कहता है मैं तेरे से ज़्यादा नंबर लाऊंगा। इस प्रकार से वो आत्म प्रेरित भी हो सकते हैं। साथियों, हमारा अगला पॉइंट है विषय सामग्री। यानी कि सीखने की प्रक्रिया के अंदर विषय सामग्री का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कि कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्रता और सरलता से सीखी जाती है। इसका मतलब मित्रों ये है कि अपन कोई भी विषय सामग्री बालकों को सिखाते हैं तो वो यदि विषय सामग्री बहुत उसका प्रभाव पड़ता है कठिन और अर्थहीन सामग्री होगी, कठिन होगी और अर्थहीन होगी, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो उसको सीखने के बजाय सरल और अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्रता से सीख ली जाती है। इसी कारण बालकों के लिए विषय सामग्री अनियोजित न होकर नियोजित और कठिन से सरल न होकर सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। यानी कि बालकों की जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, उसको कठिन से सरल न होकर सरल से कठिन होना चाहिए। कि पहले सरल बातें सिखाए, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। मित्रों, हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण विधि। यानी कि एक शिक्षण विधि भी बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। कि सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है, और सीखने की विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होगी, सीखना उतना ही आसान होगा। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धति और करके सीखने पर अधिक उपयोग करते हैं। यानी कि साथियों, हम पढ़ रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें अधिगम का चौथा पॉइंट है कि शिक्षण विधि। अर्थात शिक्षण विधि किस प्रकार से बालक के अधिगम को प्रभावित करती है? तो शिक्षण विधि जितनी रुचिकर और उपयुक्त होगी, बालक उतना ही आसानी से सीख पाएगा। इसलिए मित्रों, प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों को अपन सिखाने के लिए खेल पद्धति का और करके सीखने पर अधिक उपयोग करते हैं, इन विधियों का अधिक उपयोग करते हैं। मित्रों, आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना है कि खेल पद्धति या खेल विधि है, इसका प्रवर्तक कौन है, और करके सीखने की ये जो विधि है ये किस ने
बनाई है या किसने इस विधि का प्रवर्तक माना जाता है? इन दोनों प्रश्नों के साथियों आपको कमेंट में जवाब देना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन प्रश्नों के जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी है, मैं इसको ज़रूर चेक करूँगा। और मित्रों, हमारा अगला पॉइंट है बुद्धि या स्मरण शक्ति, यानी कि अधिक बुद्धिमान बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा किसी विषय को जल्दी सीख सकते हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसकी बुद्धि ज़्यादा होगी वो जल्दी से सीख पाएगा। मित्रों, हमारा अगला पॉइंट है परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदा तैयार रहते हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों की दृष्टि से जो परिपक्व होंगे, जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, वो बालक बालिका सीखने के लिए सदा तैयार रहेंगे, वो जल्दी से सीख पाएंगे। मित्रों, हमारा अगला पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर से स्वस्थ बालक है जो रोगी बालक की अपेक्षा शीघ्रता से सीखता है, क्योंकि रोगी बालक सीखने में न तो रुचि लेता है और न ही उसका शरीर साथ देता है। इसका मतलब मित्रों ये है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा वो बालक आसानी से सीख नहीं पाएगा, क्योंकि जो रोगी बालक होगा उसका तो न तो सीखने में रुचि होगी और न ही उसका शरीर साथ दे पाएगा। जैसे कोई बीमार बालक होता है या किसी भी बालक को बुखार या किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो वो सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। मित्रों, हमारा अगला पॉइंट है वातावरण। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का अगला पॉइंट है वातावरण। यदि बालक का सीखने का स्थान शांत, प्रकाश युक्त और अच्छी हवा से युक्त हो तो बालक को सीखने की गति में तेजी आ सकती है। इसका मतलब वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यदि बालक के सीखने का जो स्थान है, जहाँ पे बालक बैठ के सीख रहा है, वो शांत होना चाहिए, प्रकाश युक्त होना चाहिए, कि उसमें प्रकाश आना चाहिए, सही तरीके से देख सके और अच्छी हवा भी प्राप्त हो, उसको गर्मी महसूस नहीं हो। इस प्रकार का वातावरण होगा तो वो सीखने में उसकी गति है वो तेज़ होगी, वो अच्छे से सीख पाएगा। मित्रों, ये थे हमारे आज के अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक और तत्व। आपने इनको अच्छे से समझा होगा। मित्रों, अब इनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। तो हमारा मित्रों आज का पहला प्रश्न है कि अधिगम के संबंध में असत्य प्रक्रिया है। साथियों, अधिगम के संबंध में कौन सी प्रक्रिया असत्य है? अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया होती है। अधिगम कई विधियों से होता है और निष्पादित व्यक्ति का प्रेक्षित अधिगम है, या मित्रों अधिगम एक व्यवहारिक स्थायी परिवर्तन है। मित्रों, इनमें से अधिगम के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा? तो मित्रों, हमारे अधिगम के संबंध में ये कथन गलत होगा कि निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित अधिगम है, ये कथन गलत है। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है दिया सलाई जलाते समय अगर तीली रगड़ते ही किसी बच्चे की अंगुली जल जाती है तो वो भविष्य में दिया सलाई का उपयोग करते समय सावधान होना सीख लेता है। यह उदाहरण किस घटना का है? मित्रों, यदि अपन दिया सलाई या माचिस कह सकते हैं, उसे जलाते समय अगर तीली रगड़ने पर किसी बालक की अंगुली जल जाती है तो वो भविष्य में अगली बार जब दिया सलाई का उपयोग करेगा तो वो सावधानी से उपयोग करेगा। तो ये अधिगम की कौन सी घटना होगी? अधिगम के मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित होता है। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी हो जाते हैं और अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। तो साथियों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़कर बहुत अच्छे से इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, शानदार कॉन्सेप्ट है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है, यानी कि अधिगम से अपन कोई भी कार्य किया है तो उसको हम सीख कर स्थायी बना लेते हैं। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किस प्रक्रिया का संबंध नैमित्तिक अनुबंधन से नहीं है? मित्रों, इनमें से किस प्रक्रिया का नैमित्तिक अनुबंधन से संबंध नहीं है? प्रबलक का, ऐसिक अनुक्रियाएं, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या प्रतिवर्ती अनुक्रिया? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रतिवर्ती अनुक्रियाएं, जो नैमित्तिक अनुबंधन से संबंधित नहीं होती है। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है ऐसा अधिगम जो सुचिंतित या ऐसिक न हो और संभवतः अन्य असंबद्ध क्रियाकलाप के फलस्वरूप प्राप्त किया गया हो, वाचिक अधिगम कहलाएगा, सामाजिक अधिगम कहलाएगा, या प्रासंगिक अधिगम कहलाएगा, या प्रश्नात्मक अधिगम कहलाएगा? साथियों, ध्यान से समझना इस प्रश्न को कि ऐसा अधिगम जो सुचिंतित या ऐसिक न हो, यानी कि जो चिंता के संबंध में न हो या ऐसिक नहीं हो, अपने आप होने वाला अधिगम न हो, तो इस प्रकार का अधिगम क्या होगा साथियों? प्रासंगिक अधिगम है, जो इस क्रियाकलाप के संबंध में नहीं है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत इनमें से किन पर लागू नहीं होता है? साथियों, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है वो इनमें से किन पर लागू नहीं होता है?
बालकों पर नहीं होता है, मनोरोगियों पर या पशु पक्षियों पर या विवेकशील प्राणियों पर, इनमें से किन पर नहीं होगा? तो साथियों विवेकशील प्राणियों पर ये नहीं होता है। यानी कि स्किनर का जो क्रिया परसु सिद्धांत क्या है, करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है। यानी कि बालक कोई कार्य करेगा तो उसको पुनर्बलन के रूप में कुछ मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये तो अपन बालकों को दे सकते हैं, मनोरोगी है उसको भी सिखा सकते हैं, पशु पक्षियों को भी सिखा सकते हैं। परंतु विवेकशील प्राणी यानी कि जो पहले से सोच समझ कर कार्य करता है उसको अपन नहीं, उसके लिए ये कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मंद बुद्धि के लिए या कम बुद्धि वाले प्राणियों के लिए ये उपयोगी होता है। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सीखने के सिद्धांतों और उनके प्रवर्तकों में कौन सा मेल सही नहीं है? ये जो सिद्धांत दिए हुए और साथ में उनके प्रवर्तक के नाम दिए हुए, उनमें से कौन सा प्रवर्तक सही नहीं है? पुनर्बलन का सिद्धांत कोका ने दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव या उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। साथियों इनमें से कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब होगा पुनर्बलन का सिद्धांत कोका। साथियों ये ऑप्शन गलत है। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, देने वाले विद्वान कौन थे आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। साथियों CL हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। यानी कि एक बालक पहले साइकिल सीख गया और उसके बाद स्कूटर सीख रहा है, तो इसमें कौन सा स्थानांतरण हो गया? साइकिल चलाना सीखा हुआ है और स्कूटर चलाना भी सीख रहा है, तो धनात्मक स्थानांतरण होगा, ऋणात्मक होगा, गति स्थानांतरण होगा या शून्य स्थानांतरण? यानी कि कौन सा अधिगम अंतरण होगा? तो मित्रों यहाँ पे अधिगम धनात्मक अंतरण होगा। यानी कि साइकिल है जो स्कूटर की तरह ही चलती है, थोड़ा सा उसमें मोटर लग जाती है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो वो क्या होगा? अधिगम उच्च स्तर की तरफ चल रहा है, धनात्मक स्थानांतरण होगा। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है। यानी कि अनुभव के कारण जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहेंगे, स्वयं कहेंगे, अधिगम कहेंगे या स्मृति कहेंगे? तो मित्रों उससे हम अधिगम कहेंगे, क्योंकि अधिगम की परिभाषा यानी कि अनुभव में व्यवहार, अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे अधिगम कहते हैं। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा? अर्थात बच्चों के बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास को 4 अलग अलग विशेषताओं में या 4 अलग अलग भागों में बांटने वाले कौन से विद्वान थे? तो साथियों कौन थे? पियाजे थे। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा, 4 अवस्थाएं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, ये कथन किस विद्वान का है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ये कथन कौन से विद्वान का था? गिलफोर्ड का था, बेने का था, वुडवर्थ का था या उपरोक्त सभी का था? तो मित्रों ये कथन किसका था? गिलफोर्ड का था, जिन्होंने ये परिभाषा दी थी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किस वैज्ञानिक का कथन है? कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम कहलाता है। अपन अधिगम का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी की परिभाषा है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किस वैज्ञानिक का कथन है? किसका होगा साथियों? गेट्स का, वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ये किसका है? गेट्स का है कथन, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की क्रिया को अधिगम किस वैज्ञानिक ने कहा? कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की क्रिया ही अधिगम कहलाती है, ये कथन किसका है मित्रों? ये कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ की ये परिभाषा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की क्रिया जो अधिगम कहलाती है। मित्रों ये जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है इनको आप ज़रूर याद करें, इनमें से एक प्रश्न तो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो एक बार इन परिभाषाओं को आप बार बार पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे तभी ये याद हो पाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, आदतों तथा अभिवृत्तियों का वर्णन किस वैज्ञानिक की परिभाषा है? आदतों तथा अभिवृत्तियों का वर्णन किस वैज्ञानिक की परिभाषा है मित्रों? वाटसन की है, थॉर्नडाइक की है, वुडवर्थ की है या क्रो एंड क्रो की है? साथियों ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। अधिगम की आदतों और अभिवृत्तियों का वर्णन, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है अधिगम के संबंध में। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? अधिगम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि अधिगम है जो पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है। अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। या अधिगम अनुभव के कारण
व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। साथियों, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी होगा, अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। पूर्व अनुभव नहीं, अधिगम अनुभव के कारण, नए अनुभव के कारण। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया के पक्ष में नहीं है? मित्रों, निम्न में से कौन है जो अधिगम प्रक्रिया के पक्ष में नहीं है? दबाव, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा या उद्देश्य। इनमें से कौन है जो अधिगम प्रक्रिया के पक्ष के अंदर नहीं है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दबाव निम्न में से अधिगम प्रक्रिया के पक्ष के अंदर नहीं है। बाकी सारे अधिगम प्रक्रिया के पक्ष में है। पुनर्बलन भी होता है, अभिप्रेरणा भी होती है, उद्देश्य, ये सारे अधिगम में होते हैं, परंतु दबाव अधिगम प्रक्रिया के पक्ष के अंदर नहीं होता है। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सेशन को देखने के लिए। रीट भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करने के लिए आप इस हमारे YouTube चैनल पथ सफलता को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।